हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें ये कह रखा है किसी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्तें हैं, यानी एम आर इजिकल टू एम सी। सेकेंड है संतुलन बिंदु पर एम सी वक्र वक्र को नीचे से काटे। दो तीसरे में बोला पहला सही है दूसरा मतलब सही गलत है, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। और चौथे में बोला पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? 4 होगा, क्योंकि जो एम आर और एम सी वक्र है, ये हमारा इस टाइप का वक्र बनता है। ये ए आर बराबर में एम आर होता है यहाँ पर, और ये ऐसे काट रहा होता है, और एक ए सी वक्र ऐसे, ये हमारा ए सी होता है और ये हमारा एम सी होता है। तो इसमें एम आर और एम सी यहाँ पर काट रहे हैं पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पर संतुलन बिंदु बिंदु यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ई है, या एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काट रहा है। एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता हुआ जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन इसका 4 होगा। ऐसी कह रहा है वस्तु की मांग मात्रा उसकी कीमत के बीच परिणात्मक यानी क्वांटिटेटिव संबंध की व्याख्या की जाती है। मांग के नियम के आधार पर, मांग की लोच के आधार पर, इन दोनों की समन्वित प्रयोग से, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं, यानी किसी इनमें से कोई नहीं, ये कह रहा है। यानी कि किसी के द्वारा है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड होगा, मांग की लोच आधार है, यानी ईडी बराबर क्या रहा है, यानी कि द रेशियो बिटवीन, यानी द चेंजेस इन प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी इन डिमांड एंड अपॉन में चेंज इन प्रोपोर्शनेट प्राइस, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। अब जो 53 है, इसका क्या रखा है कि उपभोक्ता संतुलन जब होगा जब ये दोनों बराबर हों, या तो ये बराबर हो, या ये बराबर हो, या ये बराबर हो। तो इसका ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों? जहाँ एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स आएगा इजिकल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई आएगा, ठीक है। तो ये संतुलन तब होगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है? एक आयताकार की अति परवलता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है जब हमारा ऐसे ये ए एफ सी कर्व हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब स्फीतिक प्रवृत्तियों के नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में किया जाता है बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, सर्वाधिक नकदी अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों कभी भी जब स्फीति मतलब होता है महंगाई होना, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? बैंक दर तो होता क्या है, जब एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बैंक दर वो दर होता है जब हम आरबीआई कमर्शियल बैंक को आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन जब देती है, ठीक है, जिस रेट पर देती है उस रेट को ही हम बैंक दर बोलते हैं। उस रेट को ही क्या बोलते हैं हम? बैंक दर बोलते हैं। नगद आरक्षण अनुपात यानी कि सीआरआर। सीआरआर क्या होता है दोस्तों? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ परसेंटेज रखती है अमाउंट, उसी को हम सीआरआर कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हमें कि महंगाई को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हमें क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी कि क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये क्या नाम है, बैंक दर को क्या बोलते हैं बढ़ा देगी, ध्यान रखना। और ऐसे ही सीआरआर को भी बढ़ा देगी, अपने पास मनी का कंट्रोल करती है। क्योंकि जब मार्केट में पैसा फ्लो बढ़ गया होता है, डिमांड बढ़ गई होती है लोगों की, और यहाँ पर अपोजिट करेगी आरबीआई लॉन्ग टर्म को कम पैसे में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे करके कमर्शियल बैंक को देगी, ताकि लोगों के पास पैसा जाए। रेपो रेट क्या होता है? जब शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे देती है उसका रेपो रेट होता है। सर्वाधिक नकदी अनुपात क्या होता है? हाईएस्ट कैश रेशियो होता है, जो आरबीआई द्वारा मतलब यूज में लेकर जाता है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? 4 होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं कि परिवहन लागत महत्वपूर्ण है, समाज में श्रेष्ठ वस्तुएं उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, देश प्रशुल्क लगाते हैं, या उत्पादन की दशाएं भिन्न होती हैं। तो प्रोडक्शन की लेवल की जो कंडीशन होती है हर देश की, हर कंट्री की अलग अलग होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश के बीच में जो भी मतलब व्यापार होता है, एक यानी एब्सोल्यूट प्रॉफिट के लिए होता है, जो अलग अलग कंडीशन होती है जहाँ पर, और दोनों देश एक दूसरे की जरूरतें होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि व्यापार एक सुगम रास्ता बना रहे, यानी कि सरलता से चलता रहे। ठीक है। अब 57 पे चलते हैं हम अपने। कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? गोरावाला समिति की स्तुति पर, या एल के झा की स्तुति पर, रेड्डी समिति की स्तुति पर, या अशोक मेहता की समिति की स्तुति पर? तो ये दोस्तों गोरावाला समिति की स्तुति पर हुई थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि अखिल भारतीय जो ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति है, जो 1900 कब आई थी? 52 में आई थी ये। और इन्होंने ही जो गोरावाल का मतलब पूरा नाम इनका क्या है? एडी गोरावाल समिति के नाम से इनको जाना जाता है, जिन्होंने इंपीरियल बैंक को मतलब चेंज करके SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा था। कब रखा था? 1 जुलाई 1955 में रखा था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 58। क्या कर कीमत में जुड़ा जाता है, यानी जो टैक्स है कि प्राइस में जुड़ जाता है जब पूर्ति अत्यधिक लोचदार हो, पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, मांग अत्यधिक लोचदार हो, मांग अत्यधिक बेलोचदार हो, मांग अत्यधिक लोचदार हो। तो इसमें दोस्तों क्या होगा हमारा, जब क्या बोलते हैं टैक्स हमारा जब इसमें जुड़ जाता है तो मांग अत्यधिक बेलोचदार हो जाती है। क्या हो जाती है इसमें? मांग अत्यधिक बेलोचदार हो जाती है। उसमें क्या होता है कि टैक्स कीमत में जुड़ा होता है, और ये भार किस पे पड़ता है, यानी कि वेटेज किस पे होता है? बायर पे होता है। यानी कि जो बायर खरीदने वाले होते हैं वस्तु, जैसे हम सब हैं यानी कंज्यूमर, हम जब वस्तु खरीदते हैं तो उस पर टैक्स ऑलरेडी जुड़ा होता है, वो हमें वहन करना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह कर होगा प्रगतिशील कर होगा, प्रतिगामी कर होगा, अनुपातिक कर होगा, या इनमें से सभी? दोस्तों क्वेश्चन में यही कह रखा है कि यदि टैक्स की दर सभी इनकम फैक्टर वालों को, यानी सभी वर्गों इनकम का जो जितनी भी समान, सबकी इनकम समान हो, तो टैक्स कैसा होगा? प्रगतिशील होगा। प्रगतिशील क्या होता है दोस्तों? जब आपकी इनकम बढ़ती है और टैक्स आपका कम हो जाए। जब आपकी इनकम बढ़ती है और टैक्स कम हो जाए तो वो प्रगतिशील होता है। ठीक है। अनुपातिक मतलब होता है कि जिस रेट में इनकम बढ़ रही है उस रेट में टैक्स भी हमारा बढ़े। प्रगतिशील होता है जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? अनुपातिक होगा, यानी जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है हमारी उस हिसाब से टैक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। तभी वो समान इनकम के अकॉर्डिंग, यानी सभी लोगों के इनकम के अकॉर्डिंग वो इनकम टैक्स बढ़ता है। क्योंकि यदि टैक्स की दर सभी इनकम वालों के लिए समान अनुपातिक कर, यानी इसे बोलते हैं अनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, तो देने में दिक्कत नहीं आती। अगर एक बैग मान लो इनकम आपकी 10,000 हो जाए और टैक्स और इंक्रीज परसेंटेज हो जाए तो उसमें बचेगा क्या फिर? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा, या दोनों अक्ष के मध्य 45 डिग्री का कोण बनाएगा, या किसी एक अक्ष की ओर झुका जाएगा। तो दोस्तों इसमें यही क्या रखा है कि अगर मान लो हम ये जो हमारा एक्स अक्ष है, यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व, इसे बोलते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व, ये हमारा ऐसे होता है इस टाइप का। तो ये PPC कर्व होता है, प्राइस कंजप्शन कर्व, PCC के बोलते हैं। तो इसका दोस्तों जो झुकाव होता है ये एक्स अक्ष के क्या नाम है, किसी भी अक्ष की तरफ झुका होने की स्थिति में वो मतलब झुक तो रहा है, यानी एक्स से मुड़कर फिर वाई की तरफ जा रहा है, तो कह रहा है किसी एक अक्ष की ओर झुके जाएगा जरूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन
की आवश्यकता की शर्तें नहीं है। ऐसा कह रहा वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति होती है, इसमें तो हो मतलब परफेक्ट कंडीशन तो होती है। अल्प उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। परिवहन लागतें अभाव रहता है। विक्रय लागतों की उपस्थिति होती है। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, जो हम सेलिंग कॉस्ट है उसकी उपस्थिति होती है इसके अंदर, यानी कि जो शर्त इसके अंदर लागू नहीं होती, ये तीनों शर्तें लागू होती है, लेकिन जो शर्त नहीं होती वो सेलिंग कॉस्ट पे होती है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, ओल्गोपोली में स्टार्ट होता है, ओल्गो ओलिगोपोली, यानी कि अल्पाधिकार में लागू होता है। ठीक है, या एकाधिकारी यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट उपस्थित नहीं होती। जिस रेट पे बना है या जिस गवर्नमेंट जिस हमने उन्होंने प्राइस डिसाइड किया है उसी से ही वो उस पर वो कार्य करते हैं। कह रहा है एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है, यानी कि मांग की लोच कैसे होती है, इकाई से कम होगी या इकाई के बराबर होगी या अधिक होगी या अनंत होगी। तो दोस्तों जब भी इनकम में हमारी जब बढ़ती है और उसके बाद कंजप्शन भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो उससे उससे क्या होता है कि इनकम जब बढ़ रही होती है तो उस हिसाब से हम जो कंजप्शन होता है वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कम हो जाता है। यानी इनकम हमारी बढ़ती रहती है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे जब इनकम हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो कंजप्शन हमारी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। हम खर्चे को कम कर देते हैं, हम बल्कि खर्चे को जैसे एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में या लग्जरी गुड्स के लिए हम बचा के रखते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, मांग की जो लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या रखा है कि मांग प्रोसाइज स्फीति का कारण है, यानी कि अगर हम क्या बोलते हैं ऊंचे करारोपण हो यानी हायर टैक्सेस हो, अधिक प्रोडक्शन हो यानी मोर प्रोडक्शन, उत्पादन लागत में वृद्धि यानी प्रोडक्शन में कॉस्ट में इंक्रीजिंग है, या जनसंख्या में वृद्धि। जो दोस्तों जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड में क्या होगा, यानी कि प्रोत्साहित किया जाएगा और महंगाई अपने आप उसका एक रीज़न है बढ़ने का। ठीक है, अब कह रहा है गुणक का संबंध है सीमांत बचत प्रवृत्ति के से उल्टा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति से सीधा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अप्रत्यक्ष है, सीमांत निवेश प्रवृत्ति से सीधा है। तो इसका ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, अपोजिट है सीमांत बचत प्रवृत्ति से। प्रोपोर्शनल होता है, आपने देखा हुआ कि के बराबर है 1 - होता है, और या तो के बराबर 1/MPS होता है। हमें ये पूछा है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति ये कैसे रिलेशन है, प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो इसलिए उल्टा संबंध होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है ये 65, कह रहा है समानता करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है, या समानुपातिक करारोपण, प्रगतिशील करारोपण, प्रतिगामी करारोपण, या एक मुक्त करारोपण। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि समानुपातिक करारोपण होता है जिसमें जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेस के बढ़ने के धीरे धीरे स्लोली बढ़ते हैं, वो हमारा समानुपातिक होता है, यानी सेम रेशियो में टैक्सेस इंक्रीज होता है और उसी हिसाब से इनकम भी होती है। कह रहा है हेक्सर या ओलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है, दो राष्ट्रों के साधनों के एंडाउमेंट में अंतर होगा, पता नहीं क्या है, दो राष्ट्रों के उत्पाद विभेदीकृत होगा, या उत्पादन फलनों का एक समरूप होगा, या वस्तुओं की कीमतों में साधनों की कीमतों का निर्धारण होगा। तो इसका दोस्तों ये क्या रखा है कि दो राष्ट्रों के बीच में, यानी कि दो एंडाउमेंट होता है कि मध्य है उनके बीच में, तो अंतर होगा, यानी कि इनमें पहला ऑप्शन ही है, क्योंकि अक्सर और ऑर्लिन ने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी सिद्धांत हुए हैं दो देशों के बीच में मध्य व्यापार होता है, उनका जो अंतर होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67, कह रहा है जनसंख्या विस्फोट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, या द्वितीय या तृतीय। दोनों ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या नाम है, जनसंख्या विस्फोट की जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत है वो हमारा दूसरे से संबंधित है, द्वितीय से,
क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न स्थितियों की व्याख्या करता है, जिसमें प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती थी, लेकिन जनसंख्या संतुलित होती है, और द्वितीय अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को प्रकट करता है और जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर गिरावट अधिक होती है। ठीक है, कह रहा है सामान्य लाभ के परिभाषित करती है। सामान्य यानी नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है हमारा, कह रहा है जब लाभ का वह स्तर जो एक फर्म MC बराबर AR को MR बराबर प्राप्त करती है। कह रहा है लाभ का वह स्तर जो उद्योग में एक प्रतिनिधिक फर्म के द्वारा किया जाता है। कह रहा है लाभ का वह स्तर जो फर्म की सामान्य अवस्था में प्राप्त करती है। लाभ जो एक फर्म को वर्तमान अवस्था में बनाए रहने के लिए प्रोत्साहन करती है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कभी मिलता है जब क्या बोलते हैं एक फर्म अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम का जो स्टेजेस होता है उसको बनाए रखती है और आगे तक वो काम करती रहती है। संचारण शिशु उद्योग तर्क क्या है दोस्तों, इसमें ये कह रखा है कि संचारण मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन या मतलब प्रोडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने संचारण पशु पक्ष में शिशु उद्योग तर्क पर प्रस्तुत किया था, और यह तर्क स्वदेशी उद्योगों को यानी जो खुद के अपने देश के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री सेक्टर है, कंपटीशन से बचाने के लिए दिया जाता है। और तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्या रहा है तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर आधारित है। यह एक मान्यता है कि संचालन अपनाने वाला देश एक अल्पकाल में ही तुलनात्मक लाभ की स्थिति में जाएगा। तो और इसके बाद कह रहा है प्रशुल्क में विरोध में दिया गया तर्क या देश में भुगतान शेष में संतुलित दर के उद्देश्य की आयातों पर प्रतिबंध लगाने पर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि हमें बाहर से जो भी हम आयात सामान बना रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाने दिया जाए, और जो हमारा बैलेंस यानी इनबैलेंस चल रहा है उसको बैलेंस में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहले राष्ट्रीय श्रम तो आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। 1951 मतलब 1961 में या 1966 में या 1991 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा, 3rd होगा। ये मतलब 1966 में किया गया था, 24 दिसंबर को किया गया था। ठीक है पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 24 दिसंबर 1966 में। दोहा वार्ता हुई थी, कतर में हुई है, इजराइल में हुई है, स्विट्जरलैंड में हुई है या क्यूबा में हुई है। तो दोहा वार्ता दोस्तों क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक है, जो अरब देश के कतर की राजधानी दोहा 2021 के दौरान हुई थी, और इससे रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड व्यापार में जो भी विवाद था उसको खत्म करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन होगा, कतर में हुआ था। ठीक है, सऊदी अमीरात में। कह रहा है जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम होती है, तब उस देश की व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति होती है। यानी एक देश की निर्यात की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम होती है। ठीक है, उस देश की व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति होती है, यानी अनुकूल होने की, अपरिवर्तित होने की, प्रतिकूल होने की या निर्धारणीय होने की। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, पहला होगा अनुकूल होने की होती है, क्योंकि जब हम आयातों की तुलना में निर्यात लोच कम होती है तो निर्यात कीमतों में वृद्धि के बावजूद मांग की मात्रा में कमी नहीं होती है, जिससे व्यापारिक स्थिति हमारी बैलेंस में यानी हमारे अकॉर्डिंग चलती है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा असंतुलित होता है, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा असंतुलित होता है, किसी भी देश की प्रतिकूल तब होता है जब आयात निर्यात से कम हो, यानी आयात ज़्यादा है निर्यात कम है, आयात कम है निर्यात ज़्यादा है। जब किसी देश में अनुकूल तब होता है जब आयात निर्यात बराबर हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में भी क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी भी देश में भुगतान जो संतुलन है वो क्या बोलते हैं कि जो उसकी गणना है यानी कि प्रेफरेंस है उसका जो बेसिक है उसमें क्या है अकाउंटिंग की दृष्टि से क्या बोलते हैं हमेशा संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई, 1955 में हुई, 1997 में हुई या 2000 में हुई।
तो दोस्तों इसकी क्या स्थापना WTO की, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि क्या बोलते हैं जनेवा में हुई थी, और स्विट्जरलैंड इसका मतलब वो कंट्री है। 1995 में हुई थी, ध्यान रखना। ये गैट की जगह बना था, ठीक है। इनकम में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर करता है। क्षतिपूरक परिवर्तन मतलब कि जैसे कि अगर इनकम है आपकी, इनकम में उसकी मतलब हानि में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हानि हमारी बढ़ती जा रही है एक तरीके से। तो उसने बोला है कि जो हिक्स हैं उन्होंने बोला था कि स्थापन प्रभाव में मिलती है, जबकि स्लेस्टस्की जो थे उन्होंने लागत पर क्षतिपूरक परिवर्तन पर बात को स्वीकारा था। तो इसका ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों, देखते हैं एक बार। हिग्स का स्थापनता या इलास्टेस्की की स्थापनता प्रभाव, या उक्त दोनों का स्थापन प्रभाव, या एंजलबर्ग। तो इसका दोस्तों ऑप्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हिग्स ने पर निर्भर करता है। कह रहा है ब्याज निर्धारण। दोस्तों अभी हमारा 75 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।